सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स। और वेक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है तो वेक्टर्स। और इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, वेक्टर्स में सबसे पहले स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। तो बुक से भी प्रॉपर डेफिनेशन अगर करनी होगी तो बुक से रीड करना, और मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि डेफिनेशन बता पाऊँ बीच में लेक्चर में। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, मेन बातें मैं लिख दूंगा। ठीक है, मेन बातें मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसा लिख सकते हैं, द स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, while vector quantities are those quantities which have magnitude and direction, magnitude and direction both। ठीक है, तो दो वर्ड्स इधर आ रहे हैं, एक है मैग्नीट्यूड और सेकंड वर्ड आ रहा है डायरेक्शन। ठीक है जी, सेकंड वर्ड आ रहा है डायरेक्शन। तो अब थोड़ी बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या मतलब क्या है इसका, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 5 kg, मैं बात करूं 100 मीटर। ठीक है, तो मैंने दो क्वांटिटीज ली है इधर, एक केजी लगा है जो यूनिट है और एक है मीटर। तो इधर से पता लग रहा है कि ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूं और ये मैं वेट की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, 5 kg। अब अगर कोई बोले कि मैं 5 kg, तो क्या 5 kg की कोई डायरेक्शन है? तो आंसर है कि नहीं, डायरेक्शन नहीं है। तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ये होता है, ठीक है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और थोड़ा सा और बात करें तो इसको एज अ मास लो। ठीक है, क्योंकि मास लेंथ टाइम हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा है, तो इसलिए मास लेंथ टाइम, इसको मास लो। और इसमें जो 5 आया दैट इज मैग्नीट्यूड। क्या इसकी डायरेक्शन है? तो आंसर है नहीं है, 5 kg की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली अगर 100 मीटर की मैं बात करूं तो इसमें जो 100 है, ये जो टर्म आती है, जो यूनिट के साथ चीज लगी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। तो scalar quantities are those quantities which have only magnitude and not direction। अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, and not direction लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। ना लिखे तो भी पता लग रहा है कि यार डायरेक्शन के बारे में तो बात नहीं कर रहा। तो इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। एग्जांपल्स हम लोग लगा सकते हैं साथ में, जो भी हमने डिस्कस किया एग्जांपल्स, जैसे मास, देन लेंथ, देन टाइम, मास, लेंथ, टाइम, ये जो है हमारी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, याद रखना। जैसे हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, उसकी तो डायरेक्शन थी, लेकिन डिस्टेंस और लेंथ आ रहा है। देन स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बल्कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर आ जाती है। और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सो अगर मैं बोलूं 5 न्यूटन, 5 न्यूटन मतलब फोर्स। ठीक है, 5 न्यूटन मतलब फोर्स। और तो फोर्स की तो डायरेक्शन होती है, क्योंकि फोर्स किस तरफ लगी तो वो लग जाता है पता कि इस साइड फोर्स लग रही है, तो दिस इज फोर्स। और इसमें क्या है, इसके पास ये देखो, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास ही होगा। और साथ में अगर न्यूटन लगा है तो इट मींस मैं फोर्स की बात कर रहा हूं और डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इधर 100 मीटर था ना, ये लेंथ ली थी हमने, डिस्टेंस था। अगर इसी को एज अ डिस्प्लेसमेंट कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, तो इट मींस अगर कोई ऐसा बोलते कि डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर,
इट मींस इसके पास मैग्नीट्यूड और क्या होने वाला है साथ में, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। अब बात आएगी इधर कि सर ऊपर 100 मीटर में तो लिया नहीं आपने, नीचे बोल रहे हैं कि ये है, लेकिन इधर मेंशन्ड है कि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ की डायरेक्शन होती है, ठीक है, पढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो ये माइंड पे रखना कि डिस्प्लेसमेंट आ गया, देन आपका फोर्स आ गया, ठीक है, और भी देन वेलोसिटी आ गया, ठीक है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो वेलोसिटी, तो एग्जांपल्स अगर इसमें हम लोगों ने ऐड करने होंगे, एग्जांपल आने वाले हैं हमारे फोर्स, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेट्रा ना। इसके अलावा और भी होंगे, आप लोग ऐड करना बुक से रीड करके, और भी अगर किसी में कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेंगे इसको क्यों ऐड किया। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस करना था, और इसके बाद हम लोग वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर आ रहा है इक्वल वेक्टर्स, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ना समझाऊंगा इनको, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या करना, इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो आप लोग बुक से, ठीक है, बुक से रीड कर लेना, मैं बता दूंगा कि इक्वल वेक्टर्स क्या है, जैसे इसकी भी डेफिनेशन रीड करना जाके, ठीक है, अच्छे से। बस यही बातें मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला एक्स्ट्रा, बस थोड़ी सी वर्डिंग हो जाती है अच्छी वाली बुक से रीड करके, और अच्छी वर्डिंग लिखोगे तो फिर उसके मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यही डिफरेंस है। देन इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले आ रहा है इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इक्वल तो उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन सेम, ठीक है, याद रखना। मतलब मान लो एक वेक्टर इस तरह से और दूसरा वेक्टर इस तरह से, और मैं बोलूं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, ठीक है। किसी भी चीज को वेक्टर्स किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं बोलूं यार ए वेक्टर, तो ए और उसके ऊपर एरो लगाओगे, ए और उसके ऊपर एरो, मींस ये वेक्टर है, ठीक है। जैसे मान लो वेलोसिटी है और ये मैंने स्पीड लिखा, तो वेलोसिटी के ऊपर मैं वेक्टर लगा सकता हूं क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड नहीं है तो नहीं लगेगा। तो ये एक शॉर्ट वे है डिफाइन करने का, ये वेक्टर है, ये वेक्टर आ रही है बात समझ। तो ए और बी मेरी दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम हो, तो हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, इक्वल वेक्टर्स। एंड देन नेक्स्ट कम्स आवर नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन ऑपोजिट, ठीक है जी। जैसे मान लो एक मेरे पास ए वेक्टर इस तरफ है और सेकंड जो बी वेक्टर है वो इस साइड है, इट मींस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर्स। देखो इधर ए और बी मैं ऐसे लिखूंगा कि ए वेक्टर्स मैथमेटिकल लिख लो इक्वल टू बी वेक्टर्स, ये बन गया। लेकिन इधर मैं माइनस लगाऊंगा, और माइनस इसलिए लगाऊंगा कि माइनस का मतलब है कि एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक इस तरफ जा रहा है तो एक दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब वेक्टर्स में डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन उल्टा अगर शो करनी होगी मैथमेटिकल तो नेगेटिव लगा दो। देन थर्ड कम्स कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स इधर ही कर देते हैं थर्ड टाइम, इट इज कोलिनियर। को का मतलब होता है सेम, है ना, लीनियर से याद रखना लाइन, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही दिशा में,
एक ही डायरेक्शन में अगर जो वेक्टर्स चल रहे हैं तो उसको बोलेंगे ये कोलिनियर है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि यार एक वेक्टर ना ए इस तरफ चला और बी इस तरफ चला और सी इस तरफ चला, सो बोथ द वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शंस, what their magnitudes are not equal, ठीक है, magnitudes are not equal, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, या ऐसे भी बना सकते हैं a और ये आगे चल पड़ा b, ठीक है, लग रहा है ना, पता एक ही डायरेक्शन में चले पर उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। तो मैं तो बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूं मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, डिफरेंट और इक्वल, ठीक है, मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है डिफरेंट ही हो, इक्वल भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट और इक्वल, डिफरेंट भी हो सकता है या इक्वल हो सकता है, बट डायरेक्शन से, बट डायरेक्शन से, ठीक है, याद रखोगे। देन नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, को का मतलब मैंने आपको बताया सेम, और इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, को इनिशियल, देन इट इज फोर्थ नंबर, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। मान लो एक वेक्टर इस तरफ चला, एक वेक्टर मेरा इस तरफ चल पड़े, एक वेक्टर मेरा इस तरफ चल पड़े, एक वेक्टर मेरा इस तरफ चल पड़े, सो ऑल वेक्टर्स हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर्स याद रखना, को का मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, तो सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ये याद रखना। देन कम्स फिफ्थ, ठीक है, सेम इनिशियल पॉइंट। देन फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेपर में पूछ लेते हैं बड़ी बार, और इसका कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेक्टर थोड़ा इन सब में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड ना पूछा हो जाता है कि क्या है, और इसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो याद रखना कि यूनिट वेक्टर क्या है। एक तो नाम से याद रखना यूनिट विच मींस वन, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इज वन, मैग्नीट्यूड इज वन, पहली इंपॉर्टेंट बात, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना वन होता है। जैसे मैं बोल रहा था 5 न्यूटन ना, 5 1 जो है वो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सेकंड बात, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है, इट इज यूज्ड टू शो भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, टू शो द direction, it is used to show the direction of vectors, magnitude is 1, it is used to show the direction of vectors, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को शो करने के काम आता है। और मैथमेटिकली जो यूनिट वेक्टर है, एक तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे है, जैसे मान लो मेरे को ए, अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर सिंपल वेक्टर तो मैं एरो ऐसे लगाऊंगा, लेकिन अगर ये यूनिट वेक्टर है तो मैं इसके ऊपर टोपी लगाऊंगा, टोपी, कैप, ठीक है, ऐसे कैप लगानी है। इसका मतलब ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सो इधर से एक डेफिनेशन बन जाती है कि यूनिट वेक्टर इज equal to vector upon vector divide by vector divide by its unit vector, ठीक है जी।
ये बात माइंड में रखना और इम्पोर्टेंट है काफी, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर्स के बारे में। देन नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो इसके ऊपर मैं इसकी कर लेना डेफिनेशन वगैरह तैयार बुक से, पर मैं बेसिक सा बता देता हूँ कि क्या है ऑर्थोगोनल, क्या है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जो 90 डिग्री पे, ठीक है, याद रखना, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हो। जैसे मान लो एक वेक्टर इस तरफ, मान लो ये एक्स एक्सिस की तरफ चला और ये मान लो एक वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग चला, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग चला इसको बोलेंगे जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग चला इसको बोलेंगे के कैप। तो ये बन जाएगा आई जे के, ठीक है, आई जे के, तो इसको बोलेंगे ये है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री। और ये देखो ये तो एक्स एक्सिस है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन शो करनी हो, जैसे मान लो मैथ्स में हम लोग बोलते हैं कि यार ये एक्स एक्सिस है, तो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अच्छा इस लाइन के थ्रू ये बात कर रहा है। वाई एक्सिस तो अच्छा जी ये वाली लाइन आ गई, या जेड एक्सिस तो ये आ गई, जो हमारा चल पड़ता है। अब वेक्टर्स में क्या होगा, आई कैप यूज किया जाएगा एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, ये बात याद रखना। आई कैप का मतलब ही क्या होगा कि एक्स एक्सिस की कोई बात कर रहा है, मैं बोलूं यार आई कैप, तो अंडरस्टैंड करना कि अच्छा ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। फिर मैं बोलूं जे कैप, ठीक है, जे कैप, तो वो होगा वाई एक्सिस की बात, ठीक है, वो क्या होने वाला है, जे कैप, वो होने वाला है वाई एक्सिस की बात। देन फिर आएगा के कैप, ठीक है, के कैप, आई जे के इज फॉर जेड एक्सिस, ठीक है, याद रखना है बात, ठीक है, आई जे के। और देखो सब में मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया है, कैप लगाई है ना, तो इट व्हाट इट मींस कि ये डायरेक्शन बता रहा है, इट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये माइंड में रखनी बात की, इट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स की डायरेक्शन शो करने के काम आ रहा है, लग रहा पता ना। सो इट इज आई जे के कैप, कैप मींस यूनिट वेक्टर, और ये यूज हो रहा है डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो यूनिट वेक्टर समझ आ रहा है ना थोड़ा क्या है। अब इसमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्यों बोला गया, क्योंकि आई और जे मतलब एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री होती है, ये सारी एक्सिस आपस में 90 डिग्री, जैसे एक्स वाई 90 डिग्री, वाई जेड 90 डिग्री एंड एक्स जेड, ये सब 90 डिग्री पे होता है, तो इसलिए इसको बोलेगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो हो गए जो 90 डिग्री पे हो, जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। देन इसके साथ छोटी छोटी और भी वेक्टर्स मिलेंगे, वो रीड करना, कोई कोप्लेनर वेक्टर मिल जाएगा, फ्री वेक्टर मिल जाएगा, फिक्स्ड वेक्टर मिल जाएगा। अगर ये समझ नहीं आएंगी बातें तो पूछना, मेनली वेक्टर्स यही है, ठीक है। देन इसके बाद एक लॉ करते हैं वेक्टर्स का जो काफी इंपॉर्टेंट है, और उस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। दैट लॉ नेम इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले बताना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और पैरेललोग्राम को इस तरह से लिख सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस एंड जीएम, ठीक है, दैट इज आल्सो सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट बात, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड both in magnitude and direction, if someone have a magnitude and direction, it means it is a vector quantity. अगर दो वेक्टर्स are represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a, this is parallelogram लिखा, ठीक है, by the adjacent sides of a parallelogram drawn from a point। अब ये बात समझना, अगर ये बोला कि अगर दो वेक्टर्स, एक वेक्टर मान ले p वेक्टर फॉर एग्जांपल एंड सेकंड वेक्टर q वेक्टर, तो दो वेक्टर्स होने कैसे चाहिए, अगर ये पैरेललोग्राम तब लगेगा अगर if two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram। अब पैरेललोग्राम की ना चार साइड्स होती हैं, देखो ऐसे होता है पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो अगर मैं इसका बात करूं तो इसका जो एडजेसेंट पॉइंट हुआ, या तो इसको बोल सकता हूं एडजेसेंट, या इसको बोल सकता हूं एडजेसेंट, ये होता है, लेकिन उनका
इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए दो वेक्टर्स का। तो अगर इनिशियल पॉइंट की मैं बात करूं तो फिर ये एक ही बचाती है, ये वाली लाइन। क्यों? क्योंकि p वेक्टर इस तरफ आया और इसके ही एडजेसेंट मेरे को एक और वेक्टर लेना है, तो वो q वेक्टर है। आ रही बात समझ? तो एडजेसेंट का मतलब समझना है इधर, हर कोई नहीं ले लेना वेक्टर। दो वेक्टर्स p एंड q, और दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए? एडजेसेंट होने चाहिए पैरेललोग्राम के। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, अगर दो वेक्टर्स इस तरह से आ जाएं, दो वेक्टर्स क्वांटिटीज, ये फोर्स भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, कोई भी दो वेक्टर्स क्वांटिटीज है p एंड q, अगर इस तरह से आती हैं, एडजेसेंट साइड्स बनाती हैं पैरेललोग्राम की, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो इनका रिजल्टेंट मिलेगा, कि एज अ रिजल्ट क्या होगा? अगर दो, फॉर एग्जांपल p और q दो फोर्सेस हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा इन दोनों का, इफ is the उधर से the resultant vector is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point। जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल होगा। किसका डायगोनल? पैरेललोग्राम का, और वो भी सेम पॉइंट से। तो सबसे पहले मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं, तो इसके पैरेलल लूंगा इंक्लाइन, ठीक है, ऐसे, और फिर इसके भी पैरेलल लूंगा, तो ये क्या बन गया? p के पैरेलल लिया, तो सपोज दिस इज आल्सो इक्वल टू p वेक्टर एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू q वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरा q वेक्टर आ गया और ये मेरा p वेक्टर आ गया। दिस इज p, दिस इज q, और p के बिल्कुल p, q के बिल्कुल q आया। तो अब क्या होगा कि जो फाइनल मेरा होने वाला है, जो मेरा फाइनल जो p और q का जो रिजल्टेंट होगा, वो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो डायगोनल होगा। और डायगोनल भी दो हैं, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, लेकिन हमने वो डायगोनल लेना है जो वेक्टर्स की बात करें जिनसे हम लोग डील कर रहे हैं। तो मैं p और q से डील कर रहा हूं, तो मैंने ये वाला लेना है, ठीक है, ये डायगोनल, दिस वन। सो दिस वन विल बी आवर रिजल्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और यही पीछे हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि यार अगर एक वेक्टर इस तरफ आएगा और एक वेक्टर ऐसा आएगा, तो रिजल्टेंट ऐसे लेना। और रिजल्टेंट की मैंने बात भी की थी कि रिजल्टेंट न्यूमेरिकल के टाइम की, यार रिजल्टेंट जो होता है वो अंडर रूट होता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एक का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और 2 टाइम्स pq cos ऑफ थीटा होता है। ये मैंने आप लोगों से रिजल्ट जरूर डिस्कस किया क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज हुआ था। आ रही है ना याद है बात? तो वो ही रिजल्ट हम लोग इधर बनाएंगे, अभी बनाएंगे। तो डेफिनेशन आई थिंक समझ आई होगी कि क्या डेफिनेशन क्या बोल रही है, और अब इसका मैथमेटिकल काम चलेगा सारा। तो किस तरह से इसका काम चलना है उसको अंडरस्टैंड करना कि कैसे होने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाऊंगा और फिर से उसमें क्या करना है, एक वेक्टर लिया जाएगा जी p इस तरह से, और एक वेक्टर q इस तरह से, सेम चीजें। और रिजल्टेंट के लिए इसके पैरेलल एक वेक्टर लिया गया, ठीक है, थोड़ा लेंथी वेक्टर लूंगा अभी ताकि डायग्राम मेरा अच्छा बने। ये ठीक है, ये मेरा p आ गया, और ऐसे ही q के पैरेलल भी एक वेक्टर आ गया। और रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट ये इससे इस पॉइंट तक, ठीक है, ये रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट कितना है। फॉर एग्जांपल p और q के बीच, दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो थीटा है। याद रखना p और q के बीच का वेक्टर, ठीक है, ये p और q के बीच का वेक्टर जो है वो थीटा है। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट के, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ी कंस्ट्रक्शन है इसकी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की इस पॉइंट से, नाम भी दे देते हैं कि ए बी सी, और इस साइड से भी एक्सटेंड करेंगे थोड़ा, दिस इज डी एंड दिस पॉइंट इज। तो ये आप लोग पॉइंट्स याद रखना, वेक्टर्स के ऊपर मैंने वेक्टर लगा है, जो पॉइंट्स नहीं है ए बी सी डी ई हमारे पॉइंट्स, ठीक है, ई इस पॉइंट को बोला। अब इधर एक बात और आती है कि अगर P और Q के बीच एंगल थीटा हुआ, तो इस पॉइंट का एंगल भी थीटा ही होगा।
ठीक है, रीजन इसके पीछे क्योंकि ये Q और बिल्कुल इसके पैरेलल है, ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन है और एक दो पैरेलल लाइंस, तो फिर ये सेम एंगल चलेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसलिए अगर ये Q है, ये थीटा एंगल हुआ P और Q के बीच, P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच, तो इस पॉइंट पर भी थीटा ही वेक्टर होगा। इंपॉर्टेंट बात। अब सेकंड एक और बात आती है कि मैंने तुम लोगों से डिस्कस भी किया था कि अगर ये Q है, ठीक है, और क्यों होता है वो बात कर रहे हैं। अगर ये Q है, अगर ये Q है तो ये जो लाइन होगी, जो थीटा के साथ लाइन होगी, वो Q cos थीटा होगा। दिस विल बी इक्वल टू Q cos थीटा। और जो थीटा से अलग लाइन होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है, और ये याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल बनती है कौन सी? ECD। अगर ऐसा हो तो थीटा वाली साइड Q cos थीटा और जो दूसरी आती है वो Q sin थीटा। मतलब Q मैं क्यों ले रहा हूं, जो हाइपोटेनस है उसका जो वैल्यू है उसी के साथ cos और sin लगता है, याद रखना है बात। अगर इधर 5 होती है वैल्यू तो मैं बोल सकता हूं 5 cos थीटा और ये 5 sin थीटा। अगर P होती तो P sin थीटा, P cos थीटा। एंगल के साथ वाला cos आता है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये बनाना मत तुम लोग, ये रफ पे रखना सारा। मान लो ऐसी ट्रायंगल है ना EBC और ये एंगल था थीटा और ये तो हमें पता है ये Q वेक्टर है, ठीक है, ये Q वेक्टर है। तो मान लो मेरे को ये कैलकुलेट करना था, CD कैलकुलेट करना, तो CD ऊपर रखेंगे और जो पता हो वो नीचे रखते हैं, EC। और अगर मैं बात करूं तो इसके सामने वाली चीज होती है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। सो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इट मींस P ओवर H क्या होता है? साइन। तो इसको मैं लिखूंगा दैट इज साइन ऑफ थीटा। तो सिमिलरली इधर से CD इज इक्वल टू EC साइन थीटा एंड CD इज इक्वल टू EC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC? EC इज इक्वल टू Q, तो इसको लिख दिया Q साइन थीटा। तो बन गया। इसी की वजह से, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की वजह से मैं बोल रहा हूं कि थीटा के सामने वाली चीज जो होगी, थीटा के सामने वाली चीज जो होगी वो हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा होती है। और जो थीटा के साथ वाली होगी, जैसे मान लो मैं बोलूं ED, ये पता करनी है, ये पता हो ED ओवर EC विल बी इक्वल टू, दिस इज ये परपेंडिकुलर, ये बेस आया और ये तो हाइपोटेन्यूज है। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, देखो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos होता है, इसको मैं लिख दूंगा cos ऑफ थीटा। इधर से क्या बन गया? ED इज इक्वल टू EC cos ऑफ थीटा, which means ED और EC की बात करें तो वो कितना? थीटा cos थीटा। सो ED इज इक्वल टू Q cos थीटा। तो इसलिए मैंने बातें बोली कि Q cos थीटा Q sin थीटा लेना, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो, ये जल्दी से, ताकि तुम लोगों को कभी कंफ्यूजन हो तो डाउट ना आए कि ये क्यों किया गया था, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से छोटा सा। तो जी अभी मेन बात क्या होगी, इस ट्रायंगल में ये आ गया Q cos थीटा और ये टर्म आ गई Q sin थीटा। तो अब मेन काम जो चला है रिजल्टेंट पता करने का। और कौन सा रिजल्टेंट? अगर दो वेक्टर्स ऐसे हो, एक ऐसा जाए एक इस दिशा में जाए, ये जो रिजल्टेंट होता है उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा वो कैलकुलेट करना हम लोगों का मेन काम है, ठीक है। उसी के लिए सारी कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो इधर ट्रायंगल अगर ले, दिस पॉइंट A C and D, ट्रायंगल कौन सी? दैट इज राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD अगर ट्रायंगल की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि AC स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है जी। AC दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर है ना बात? अच्छा AC कितना है? AC है R, ठीक है, और R का स्क्वायर कर लेते हैं। सारा मैग्नीट्यूड से डील करेंगे क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वाले हैं। और AD की अगर बात करूं मैं तो AD दो पार्ट्स में है, AE प्लस ED स्क्वायर। देखो A से लेकर D तक दो पार्ट्स हैं, A से E और E से D, तो मैंने वो ब्रेक करके लिखा, प्लस CD को एज इट इज रख दिया, CD स्क्वायर।
ठीक है। अब आगे देखें, आगे क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वैल्यूज डालेंगे, ए से ई जो है वो पी है, और वेक्टर्स मत लगाना, मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं, और ई से डी जो है वो क्यू कॉस थीटा है, ई से डी जो है दैट इज क्यू कॉस थीटा स्क्वायर, प्लस अगर सी डी की बात करूं, सी से डी तो वो होगा क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा स्क्वायर। तो ये कितना बनने वाला है, ये अगर इधर थोड़ा काम करें तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज 2ab, और ये अगला जो होगा वो होगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब इसमें अगर देखें इधर क्या वैल्यू आने वाली है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस पी स्क्वायर, और अगर देखें देखो क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर कॉमन लेगा इसमें, और इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचने वाला है, इसको पहले लिख लेता हूं मैं, ठीक है, साइन स्क्वायर पहले लिखता हूं ताकि फॉर्मूला तुम्हें माइंड में आ जाए एकदम, और इसको बाद में लिख रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस ये सारी वैल्यू 2pq cos ऑफ थीटा। अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो 1 के इक्वल होता है, इसलिए रिजल्ट क्या बनने वाला है, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इनटू 1, ये सारा 1 बनेगा, तो इसको मैं q स्क्वायर लिखूंगा, q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस r, सिंपल r की वैल्यू हमें चाहिए, तो इस r का जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाएगा, जो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो इधर जैसे लिख देता हूँ, स्पेस पुल हो जाएगा तुम्हारे लिए, सो r इज इक्वल टू ये सारा अंडर रूट में आने वाला है, और वैल्यू होगी p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos ऑफ थीटा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। ये रिजल्टेंट आएगा और यूज किया हम लोगों ने रिजल्ट, याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट यूज नहीं किया है, न्यूमेरिकल करते समय हमने ये रिजल्ट पहले यूज कर लिया था, लेकिन बना इधर से था। टॉपिक याद रखना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में चला है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। p एक वेक्टर है, q दूसरा वेक्टर है, 2pq दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, एंड cos थीटा, थीटा याद रखना इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं p की, ठीक है। थीटा वो एंगल हमने लेना है। तो ये तो आ गया रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात। और इससे नेक्स्ट जो टर्म आती है वो टर्म आती है, डायरेक्शन भी पता करनी होती है कि जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन कितनी है। तो डायरेक्शन चलो मैं इस साइड ही पता कर देता हूँ, डायरेक्शन, ठीक है, चलो इधर ही कर देते हैं काम, डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या